हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि अब मैं अपने चैनल पे वापस आया हूँ ब्रेक के बाद, ये डिसाइड करके कि मैं अपना खुद का कंटेंट बनाने की, जो कि रिएक्शन वीडियो से थोड़ा अलग होगा, ओरिजिनल कंटेंट बनाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। क्योंकि इसमें मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ जिसमें मेरा कुछ शेयर करने का मन है, जो मेरी ओरिजिनल मिशन स्टेटमेंट काइंड ऑफ कह सकते हो आप इस चैनल की थी, कि मेरा यहाँ पे कोई न्यूज़ लेके आना या कोई गॉसिप करना नहीं, बल्कि सोचना कैसे है या थॉट प्रोसेस को कैसे फॉर्म करना है, ये ओरिजिनल मकसद था। अगर आप मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस देखोगे, जो शुरू में मैंने बनाई थी रिएक्शन से पहले, उसमें मैं हमेशा इस एस्पेक्ट पे जोर दिया करता था कि हम एज अ नेशन या हम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल सोचें कैसे, या फिर सही सोचने का तरीका क्या होगा अकॉर्डिंग टू मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ जो अभी करंट इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और मुझे पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल है। और जब कुछ भी इस तरह का होता है तो इसराइल के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं, और लाइक बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भी आप इसे लॉजिकली इस सेंस में देख रहे हो कि मतलब आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग शायद रिलीजियस रीजंस की वजह से इमोशनली भी इस इशू से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते होंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं होंगी, हो सकता है उनके दिमाग में या दिल में, अगेंस्ट या फॉर इसराइल। तो सिर्फ जो मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ वो ये है कि जिस भी साइड आप लीन करते हो, इतना माइंड में रखना कि ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है जो अभी हो रही है। चाहे आप किसी भी साइड लीन करते हो, आप इसको आपको यही सोच के चलना चाहिए अपने माइंड में। बेसिक लाइन यही बना के चलनी चाहिए कि ये हो रहा है, बेसिक स्टोरी। उससे मेरा कहने का मतलब वो है क्या है, ये आपको धीरे धीरे जैसे मैं बात करूंगा तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। हम ये जो इशू है इसराइल का और उस लैंड का, जो पूरी मिडल ईस्ट में जो इशू चल रहा है, ये आज का इशू नहीं है, ये हज़ारों सालों का इशू है। हम इस इशू के मॉडर्न फेज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे जस्ट ये होने से पहले। बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ अच्छे प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए थे, और चीज़ें पिछले लगभग 70-80 साल के बाद एक नॉर्मलाइज वे में, आप कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही थी, और एक नॉर्मल लाइफ वहाँ के लोगों को जीने का मौका मिलने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे थे। लेकिन ये जो हुआ है इसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप डिटीरियोरेट ना हो, लेकिन स्लो तो एटलीस्ट ज़रूर हो जाएगा। और अभी तो ये चल ही रहा है, इसका कोई सोल्यूशन भी कोई दिख नहीं रहा है। अब इमेजिन करो कि अगर ये नहीं होता और ये जो पीस वहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो रहा था, सारी कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोई एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता, और उस पूरे एरिए में ये इशू सॉल्व हो जाता, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है ये इशू सॉल्व हो जाता, तो कितना ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता जो दुनिया में जो टेररिज्म है उसके ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, गरीबी के ऊपर। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो इन चीज़ों पे लग जाता है वो वॉर एफर्ट्स में लग जाता है, वो शायद लोगों के काम में आता। तो गरीबी के ऊपर बहुत सारे लोग वॉर की वजह से गरीब हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग अमीर भी होते हैं वॉर से, लेकिन एक बहुत हज़ारों गुना बड़ी तादाद वॉर की वजह से गरीब हो जाती है। और उसी पूरे प्रॉक्सिमिटी के पास में सोमालिया है, एरिट्रिया है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भुखमरी है बहुत ज़्यादा। उसका कितना हाल होता अगर गरीबी का हाल होता तो। यानी कि जो पैसा अगर वॉर में नहीं लग रहा तो एटलीस्ट वो कहीं और तो लगेगा, और किसी बुरे काम में नहीं लग रहा तो शायद किसी अच्छे में ही लग जाए।
इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव साइड में से पॉजिटिव साइड की तरफ। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब कोई भी इंसान ऐसी बातें करता है तो जो भी जिस साइड पे होता है वो सामने वाले साइड को ब्लेम करना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसे कैसे हम छोड़ सकते हैं? ठीक है, अगर मान लो कोई प्रो इसराइल है तो वो कहेगा अरे यार गाजा ने या फिर हमास ने हमला कर दिया, तो फिर हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, हम बदला नहीं लेंगे अपना। वो बोलेंगे दूसरी साइड वाले कि यार इसराइल हम पे इतना अत्याचार करता है, हमारे लोगों को इतना मारता पीटता है, तो हम आ, उनको कैसे छोड़ दें, हम अपना बदला ना लें। और ये दोनों ही पार्टी के लगभग लगभग सेम ग्रीव है, वो कह रहे हैं हमें एग्जिस्ट करने का हक है, वो कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हमें एग्जिस्ट करने का हक है। तो एक कोशिश हो रही है कि कौन यहाँ पे कल्प्रिट है और ब्लेम दूसरे बंदे के ऊपर डालने की। वो भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं मान रहे। और ऑफ कोर्स आप जिस भी साइड पे होगे डिपेंडिंग ऑन दैट आपको एक बंदा कल्प्रिट लग ही रहा होगा। एक मिनट के लिए अपने आप को इससे हटा के ज़रा एक एलियन के तौर पे सोचो जो कि यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, या फिर एक जापानीज के बंदे के तौर पे सोचो। जापानीज का तो उस जगह से कोई लेना देना नहीं है ना, उनका दोनों में से किसी रिलीजन से कोई लेना देना है ना कुछ और। एक ऐसे इंसान की तरह जिसका जो किसी भी साइड की पार्टी नहीं है उसके तौर पे सोचो, तो आपको ये रियलाइज़ होगा किसी भी चीज़ में जब समझौता होता है, जब शांति की कोई प्रक्रिया अपने कंक्लूजन तक पहुंचती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत सारे लोग जिन्होंने बुरे काम भी किए होते हैं उनको भी रियायत दे देनी पड़ती है। इसका क्या एग्जांपल है, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई थी, बांग्लादेश क्रिएट हो गया था जिसमें बहुत सारे वॉर क्राइम पाकिस्तान की आर्मी ने किए थे बांग्लादेश में। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में इंडिया ने उनको कैप्चर कर लिया था। अगर आप ऐसा देखो कि भाई सच की जीत होनी चाहिए और पूरा इंसाफ होना चाहिए, तब तो उन लोगों को भी इंडिया की गवर्नमेंट को या इंडिया की आर्मी को प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, या फिर बांग्लादेश को हैंड ओवर कर देना चाहिए था कि वो जैसे मर्जी उनके साथ जो भी सही सलूक लगे वो करें। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत जघन्य अपराध या हत्याकांड या जो भी किए थे वो छूट गए, वो अनपनिश्ड, दे वेंट अनपनिश्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो उनकी वहाँ की आर्मी का जनरल नियाजी था, वो बंदा किसी भी आर्मी के किए गए इलीगल क्राइम्स, या फिर क्राइम तो इलीगल ही होते हैं, आई मीन रिडंडेंट हो गया, लेकिन वॉर क्राइम्स बेसिकली के लिए उसके जनरल को जिम्मेदार तो ठहराया ही जाएगा ना, क्योंकि वो है ना फाइनली रिस्पॉन्सिबल। जो उनका ऑन ग्राउंड बंदा था टिक्का खान, जिसको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, वो बंदा ये सब छूट गए। इनको जो इन्होंने किया था उसकी जो इन्हें प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए थी वो इन्हें नहीं मिली। तो आप अपने आप से पूछते हो कि कितनी बार एक्चुअली जो सज़ा डिज़र्व करता है उसको सज़ा मिलती है? और अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर बार नहीं मिलती। तो ये सुनने में बड़ा ही निराशावादी या फिर सिनिकल लगेगा, लेकिन कई बार हमें कल्प्रिट ढूंढना बंद करके ये ढूंढना होगा कि नहीं भाई अब शांति कैसे स्थापित हो करंट सिचुएशन में। तो इस तरह से सोचना। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, जो कि शायद पहली बात को आपको थोड़ा सा और अच्छे से रियलाइज़ कराएगी कि ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी है। इसको क्यों है ये ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी, और इसको हमें ऐसा क्यों देखना चाहिए एज ए ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी? उसका रीज़न ये है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हमारा डायरेक्ट किसी वॉर में नुकसान नहीं हो रहा होता, और ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमारा किसी डायरेक्ट वॉर में नुकसान नहीं हो रहा तो हमें शायद कहीं ना कहीं उससे एक मज़ा भी आता है। कभी रोड पे आपने देखा होगा दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और दो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी वो गाड़ियाँ थी, रोड रेज हो रही है। बहुत सारे लोग रुक के देखने लग जाते हैं। क्यों देखने लग जाते हैं? एक लाइव एंटरटेनमेंट होता है वो। वर्ल्ड लेवल पे जब वॉर ब्रोक आउट होती है, या कोई भी बंदा जब किसी मिजरी से गुजर रहा होता है ना, तो किसी और के लिए एक्चुअली वो ड्रामा ही होता है। ड्रामा एज इन कि वो बंदा ड्रामा नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए वो ड्रामा है, इन सेंस ऑफ लाइक यूजिंग अ फिल्म मेकिंग टर्म, कि वो ड्रामा के जॉनरा में आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ड्रामा रियल लाइफ है उस बंदे की। लेकिन देखने वालों को, एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सड़क छाप टाइप का एग्जांपल। मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, तीन चार घरों में, दो चार लोगों में।
लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत माइक्रो कॉस्म समझा रहा हूँ, जो बड़ी चीज़ है उसका। वो लोग कोई फन नहीं कर रहे उस वक़्त जब 2 परिवार आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग एक उसी मेंटल पेन और ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें देख के हँस रहे हैं। लोगों को मज़ा आ रहा है कि भाई बहुत बढ़िया है, लड़ाई हो रही है, इससे। और फिर बाद में एक-दूसरे को या अपने दोस्तों को या आपस में परिवार में चुटकुले लेके सुनाते हैं, या फिर मज़े लेके वो उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। तो कहने की बात ये है कि किसी और की मिज़री ज़्यादातर जब उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आप पे नहीं आ रहा होता, तो कई बार मज़ा आता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें एज़ इंडियंस, जो कि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट पार्टी नहीं है किसी भी साइड पे, हमें इसको देख के किसी भी तरीके का मिनिमम लेवल का भी खुशी या फन महसूस नहीं करना चाहिए। अगेन, जैसा कि मैंने कहा, मेरी कोशिश यहाँ पे ये होती है कि मैं एक सोच को प्रमोट करूँ, या सोचने के एक तरीके का एक लाइन को इंट्रोड्यूस करूँ, जिसके बारे में आपको जो आपको एज ए फूड फॉर थॉट मिले, और फिर आप उस पर सोच सको, और शायद आपकी जो एग्जिस्टिंग सोच है किसी बारे में, उस उसको कोई नई दिशा या उसमें एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो सके एटलीस्ट। तो अगर आपके मन में 0.0001% भी कहीं पे इस एक एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट आ रहा है ना, कि यार वहाँ बड़ी लड़ाई हो रही है, इतने बंदों ने उसको मार दिया, या फिर क्योंकि इसराइलियों ने पैलेस्टाइनियंस को मार दिया और आप इसराइली की साइड हो तो आप खुश हो जाओ, या फिर अगर आप पैलेस्टाइन की साइड हो और पैलेस्टाइन ने इसराइल पे कुछ लोगों को मार दिया तो आप उस पर खुश हो जाओ, ऐसा, ये जैसे भी आपके मन में 0% भी आए ना, 0.001% भी, अपने आप को चेक करना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि आप लाइफ में बोर हो रहे हो, इसलिए आपको दूसरे की लड़ाई देखने में मजा आ रहा है। यही बस मैं शेयर करना चाहता था आज इस इशू के बारे में। बाकी इस इशू से रिलेटेड जितने डेटा है, क्या हो रहा है, क्या टाइम लाइन है, क्या कुछ है, क्या कौन सा नेबरहुड था ईस्ट ईस्ट जेरूसलम में जिसके जहाँ से ये इशू शुरू हुआ, फिर कैसे उन्होंने मॉस्क पे हमला किया, कैसे हमास ने उन पे हमला कर दिया, कैसे फिर इसराइल ने दोबारा कर दिया, उसके बाद राइट्स ब्रेकआउट हो गए इसराइल की सिटीज़ के अंदर। ये सब आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी न्यूज़ सोर्स से, जो भी। हालांकि उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हर न्यूज़ चैनल किसी न किसी तौर पे बायस्ड होता है। जो लेफ्ट मीडिया है वो एक पर्टिकुलर साइड पे टिल्ट होगा, जो राइट मीडिया है वो पर्टिकुलर साइड पे टिल्ट होगा। तो वो आप अपनी समझदारी से बिटवीन द लाइन रीड्स करके डिफ्रेंशिएट कर लेना कि न्यूज़ क्या है और ओपिनियन क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको डिस्कशन ऐसी लग रही है कि कुछ मीनिंगफुल है और किसी पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करती है, तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले इस चीज़ को कैरी ऑन करने का, या मेरे मोटिवेशन में बढ़ावा हो इस चीज़ को कैरी करने का। थैंक यू।